नारायण द्रविड़ जी, परफेक्ट पिक्चर चैनल पर आपका स्वागत है। आप जैसे फोटोग्राफी के मशहूर व्यक्ति को अपने चैनल देखने वालों को दिखाना, सुनाना और आपकी तस्वीरें दिखाने की इच्छा मेरी बहुत पहले से थी। मुलाकातें भी आपसे हुई, लेकिन ऐसे अवसर नहीं आया कि जिसमें मैं आपसे बातचीत कर सकूं इस विषय पर। और विषयों पर तमाम बातचीत हुई। मैं आपकी उस एनालॉग के जमाने में, और वो भी शुरुआत के जमाने की फोटोग्राफी के दौर से चलते हुए आप डिजिटल तक आए, और आप डिजिटल में भी जो तस्वीरें दे रहे हैं तो एकदम एक क्लास की तस्वीरें मुझे दिखती हैं। कलर को जिस तरह आप पकड़ते हैं, मैंने एक रंग का दूसरे से के साथ जो तालमेल दिखाते हैं, मैं जो अपनी जो कुछ भी मेरा छोटा मोटी जानकारी है उसके आधार पर कह रहा हूँ, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उस एनालॉग के जमाने के खूब अच्छे प्रैक्टिशनर रहे, और आपने उस फोटोग्राफी को बहुत शिद्दत से जिया है। डिजिटल में आने के बाद कैसे अपने आप को अब ट्रांसफॉर्म किए? देखिए, मैंने जिस दौर में फोटोग्राफी शुरू की थी वो वाकई वो एनालॉग का जमाना था। मूल रूप से मैं एक पेंटर रहा हूँ। मैं पेंटिंग का मेरा बड़ा अच्छा अभ्यास रहा है, पोर्ट्रेट का खास तौर से। तो बड़ी इच्छा थी, बड़ी दिली तमन्ना थी कि कैमरा मिल जाता है, कैमरा मिल जाता। और इत्तेफाक से मेरे पास में एक कैमरा करीब वही 1977 वगैरह के जमाने में आया। उसका नाम था फोका। कपल लेंस फाइंडर कैमरा था, फ्रांस का बना हुआ। बहुत ही बेहतरीन कैमरा था। और उस कैमरे के साथ में मैंने शुरुआती दौर की फोटोग्राफी की। बहुत स्टडी कैमरा था वो। और उसके बाद में डेवलपिंग मैंने सीखी। तो मैं ट्रे डेवलपिंग ज्यादा करता था। रूम को डार्क रूम बना लेता था रात के समय, और उसमें मैं ट्रे डेवलपिंग ज्यादा करता था, और केमिकल भी सारे घर पे ही बनाता था। इसमें सोडियम सल्फाइड था, मेटाल था, हाइड्रोकिनान वगैरह था। तो ये सब लेकर के मैं जो हूँ प्रैक्टिस करता था उसको। कुछ दिनों के पास मेरे पास एक कैमरा और आया, वाइगलैंडर पेसामेटिक। वाइगलैंडर आने के बाद उसके साथ मुझे एक छोटा सा टीली लेंस मिला था, और उससे मैंने कई फोटोग्राफी की थी। लोग जो है आउटिंग पर जाने लगे, और धीरे 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 उसकी बारीकियों को देखने लगे, समझने लगे कैसे फोटोग्राफ को ज्यादा से ज्यादा सुंदर बनाया जा सकता है, कैसे उसे अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है। वो फोटोग्राफ ऐसा बने जिसमें कि कहानी सामने आए। मेरे एक और मित्र सुनाम धन्य, अच्छे फोटोग्राफर, अच्छे ऑर्थोपेडिस्ट बनारस के हैं, डॉक्टर गौतम चक्रवर्ती। तो हम लोग सब साथ में कई लोग जाते थे, फोटोग्राफी करते थे। और उसमें ये देखते थे कि भाई किस चीज को हमें उभारना और क्या करना है, कहाँ। तो एपर्चर और शटर अपने हाथ से हमें काम करना पड़ता रहा। उसमें फिर ये देखना पड़ता रहा भाई डेप्थ ऑफ फील्ड क्या है, समझना ये भी है। तो समझ में आया कि भाई डेप्थ ऑफ फील्ड वो होता है, हम एपर्चर कम कर देंगे तो हमारी डेप्थ ऑफ फील्ड बढ़ जाएगी। धीरे 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 उनकी बारीकियों को मैं समझने लगा। तो मैं रॉ मटेरियल लेकर के आता रहा, घर में उसको तौलता था, तौल कर उसी हिसाब से उसको जो मैं केमिकल बना करके स्टोर करता था। बहुत ज्यादा दिनों के लिए नहीं, मुश्किल 3-4 दिनों का काम चले इतना रखता था। और उसके बाद में इत्तेफाकन मुझे कुछ एक ऐसी पुस्तकें मेरे हाथ लगी जिसको मैं देखता गया, पढ़ता गया। एक माइकल फ्रीमैन की पुस्तक थी 35 mm पर। मैंने उसे मंगाया। उसे मंगाकर काफी बारीकी से उसको पढ़ा, जाना क्या क्या फंक्शन होता है, पर क्या काम करता है, स्पीड क्या काम करती है, कैमरे का आईएसओ क्या काम करता है। जब तक हम फिल्म को डेवलप नहीं करते थे तब तक पता ही नहीं चलता था कि हमने क्या खींचा है। कई ग्रेड के पेपर आया करते थे। नॉर्मल था, सॉफ्ट था, हार्ड पेपर था, एक्स्ट्रा सॉफ्ट था, एक्स्ट्रा हार्ड। तो स्पेशल इस तरह के जो पेपर आया करते रहे, वो ग्रेडिंग होती रही कि हमारी निगेटिव किस तरह की है, उस पर किस तरह के हमको पेपर का इस्तेमाल करना है। एक किताब थी एम वाई घोरपड़े की, ब्लैक एंड व्हाइट। तो उन्होंने पूरे वाइल्ड लाइफ में काम किया था, और बहुत ही प्यारा उनका लाइट एंड शेड का खेल था। उसको देखते 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 पेंटिंग का क्योंकि थोड़ा अभ्यास था, इससे मालूम पड़ा कि लाइट एंड शेड का कितना बड़ा रोल, अहम रोल होता है फोटोग्राफी में। क्योंकि जैसा नाम ही है फोटोग्राफी, टू राइट विद लाइट। कोई व्यक्ति हाथ पकड़ के आपको ये तो बता देगा साहब ये तो आंख पर लगाओ कैमरा, शटर दबाओ, लेकिन वो ये नहीं पता कि साहब कंपोजिशन हम कैसे करें, क्या करें। वो तो हमको अपने आप करना पड़ेगा। ये सारी की सारी जो चीजें, प्रक्रियाएं हैं, वो भी समझनी पड़ी थी। और उसके लिए मुझे कुछ गुणीजनों का साथ भी कभी कभी मिला था, जिनकी वजह से डिस्कशन कर रहे थे, बहुत सारी चीजें मालूम पड़ गई थी हम लोगों को। एक बार ऐसा ही हुआ था, प्रमोद अग्रवाल जी, डॉक्टर गौतम चक्रवर्ती, मैं और भी कुछ और फोटोग्राफर, हम लोग गंगा पार नहीं, पुल के उस तरफ आदिकेश्वर जहां पड़ता है वहां हम लोग गए। वहां पर सवेरे नाविक लोग, मछुआरे जो है, अपनी नावों को लगा करके जाल फेंकते थे। तो मैंने जो है वैसी अपनी जो फिल्म, जो मैंने एक अंदाज से 5 फीट, 5.25 फीट तक काट करके रात को उसको स्कूल में डाल दिया था, और सवेरे उसको मैंने जो है कैमरे में लोड किया। मेरे जान में फिल्म पूरी लोड हो गई थी, मेरे जान में मैंने शब्द यूज किया इसीलिए। और वहां जाके मैं खटाखट 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 फोटो खींचता गया, और लगा कि मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे शॉट्स लिए हैं, और बहुत कम लोग के वैसे शॉट्स हुए।
जब उसके बाद में रात के समय जब मैं अपने डार्क रूम में बैठा और जब उसके बाद में फिल्म को वाइंड अपने हिसाब से कर लिया और जब मैंने देखा तो पता लगा साहब फिल्म जो है उसमें चढ़ ही रही थी कैमरे में। वो बराबर उसका वो घूमता जा रहा था लीवर, मुझे लग रहा था कि मैं फिल्म खींचते जा रहा हूँ। कुछ नहीं, धोने के बाद पता लगा कि साहब एकदम ब्लैंक है, कुछ नहीं, खींचा ही नहीं था। इंडिया इंटरनेशनल फोटोग्राफिक सेंटर IIPC की एक मैगजीन निकला करती थी दिल्ली से, तो उसकी मेंबरशिप भी मैंने ले ली थी और बराबर वो मैगजीन मेरे पास आती थी, तो उसमें कई टिप्स मिल जाते थे। एक दिन ऐसे ही मैं मणिकर्णिका घाट पर खड़ा था और हल्के जाड़े का दिन था और एक बहुत ही कृषिकाय बुढ़िया वो पानी में गोता लगा कर निकली और पानी में अर्घ दे रही थी सूर्य को। तो मैंने उस दूर अपने टेली लेंस से उसकी तस्वीरें तो की और उसके बाद में उस समय एक पत्रिका, वो पत्रिका शायद अभी भी आती होगी, फेमिना, बॉम्बे से निकलती है। फेमिना में उस समय एक कॉलम निकलता था, फोटोग्राफ ऑफ द फोर्टनाइट। वृद्धा का जो मैं एक तस्वीर खींची थी, हॉरिजॉन्टल मैंने खींची तस्वीर जो पानी में जो अर्घ दे रही है, उस तस्वीर को मैंने बनाया और बना करके एक कॉपी जो है मैंने भेज दी हूँ। तो 3 महीने के बाद मेरे पास एक मैगजीन मेरे डार्क रूम में पड़ी थी, नीचे से सरका के पोस्टर मैंने डाल दिया होगा, फेमिना। तो फेमिना तो मैं कभी कंट्रीब्यूट मैंने किया नहीं, मैं इसका कोई सब्सक्राइबर भी नहीं हूँ। फिर मेरे पास ये मैगजीन आई, खोला उसको, तो उसमें लिखा रहा कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी। 2-3 पन्ने मैंने पलटे, तब उसमें देखा मेरी वो तस्वीर, अकेली तस्वीर पूरे ऑल इंडिया लेवल पर एक तस्वीर वो छापते थे और उस फोर्टनाइट में उन्होंने वो तस्वीर छापी। बड़ा अच्छा उन्होंने लिखा, वो तस्वीर की कटिंग अभी मेरे पास में है। तो मेरे लिए बड़ी खुशी का वो दिन था। ये 2011 के आसपास की बात है जब मैंने डिजिटल कैमरा खरीदा, निकॉन D90। तो मैंने ये देखा था कि डिजिटल में और एनालॉग कैमरे से जब आप खींचते हैं, फिल्म से खींचते हैं, थोड़ा फर्क होता है। किसी ने कहा रे भाई ये बताओ फोटोशॉप है, फोटोशॉप तो मैं जानता ही नहीं भाई, बता दिएगा भाई ऐसे डाउनलोड कर लो, वो भी हो गया मेरे पास। अब उसके बाद एक मित्र मेरे साथ थे, वो आए घर में बैठकर मोटी मोटी चीजें मुझे बता दी कि इसको कैसे क्रॉप करते हैं, कैसे इसको ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करते हैं, कलर को कैसे इसमें ठीक किया जाता है। तो बस मैं उतना ही काम करता हूँ अभी भी, मैं करता हूँ, मगर फोटोग्राफ उसमें फोटोशॉप पे जाके मैं कभी उसमें ऐसा कोई काम नहीं करता जो अननेचुरल हो। तो मुझे लगा कोई डिजिटल कोई अजीब चीज है जिसको सीखना पड़ेगा। तो एक दिन मैंने ऐसे ही बैठे बैठे सोचा क्यों ना इसे मैं फिल्म का कैमरा मान लूं कि मैं फिल्म से शूट कर रहा हूं और सेटिंग भी ऐसे ही लगाऊं कि सब कुछ मैनुअल कर दूं। व्हाइट बैलेंस एक चीज होती है इसमें, उसको मैं ऑटो कर दूं और फिर मैं करना शुरू करूं, देखता है क्या होता है, देखता हूं। और उसी दिन से पिक्चरों में सुधार हो गया। लेकिन जैसा आपने बताया, व्हाइट बैलेंस ये मेरा ऑटो में रहता है, ISO ये मेरा ऑटो में रहता है, और ऑटो फोकस, दैट्स ये 3 चीज ऑटो में है। क्योंकि देखिए व्हाइट बैलेंस बार बार चेंज नहीं कर सकते, व्हाइट बैलेंस बार बार चेंज करने में बड़ी परेशानी आती है। क्योंकि हम लोग जब गलियों में फोटोग्राफी करते हैं, कहीं धूप रहती है, कहीं थोड़ी सी छाया रहती है, तो बार बार व्हाइट बैलेंस हम वो नहीं चेंज नहीं कर सकते। सेकेंड चीज, ISO का भी यही हाल है, ऑटोमेटिकली वो ISO उसी हिसाब से अपने आप को कर लेता है। और तीसरी चीज ऑटो फोकस। बस ये केवल 3 चीज मेरी ऑटो होती, बाकी तो या तो फिर स्पीड या फिर एपर्चर, इन्हीं दोनों से खेल मैं करता हूँ जो भी करता हूँ। तो मैं हमेशा अंडर फोटोग्राफ खींचता हूँ, 2 स्टॉप 3 स्टॉप, 2 स्टॉप 3 स्टॉप, इन्हीं के बीच में मेरा खेल चलता रहता है। हाँ हाँ। और बगैर अंडर के मैं फोटोग्राफ खींचता ही नहीं जनरली। हम्म। कहीं पर अगर मुझे डाउट होता है तो उस जगह मैं प्रोग्राम मॉडल पर जाके देखता हूँ कि मुझे कितनी ये बता रहा स्पीड रखना है। मैं उसको अपने, आज ही मैंने एक तस्वीर खींची थी एक मूर्ति की, एक घाट में, एक मढ़ी के अंदर, तो मैंने उसको प्रोग्राम पर डाल के देखा। मैंने कहा यार इसमें ऐसा करते हैं, मैं इसकी स्पीड बढ़ा देता हूँ, अपर्चर को थोड़ा खोल देता हूँ हल्का सा, मेरा काम हो जाएगा उसमें। तो हम्म। उस बाद मैनुअल पे जाकर मैंने वही किया। तो मैं हम्म। प्रोग्राम का यूज तभी करता हूँ जहां मुझे थोड़ा डाउट रहता है, लेकिन हम्म। प्रोग्राम पर खींचता नहीं हूं मैं। मैं हम्म। प्रोग्राम में जाके ये देखता हूँ कि ये जो मैंने भी तस्वीर देखी, किस स्पीड पर बता रहा है ये, इसमें क्या अपर्चर होगा, क्या स्पीड होगी, और मैं उस स्पीड बढ़ा भी देता हूँ। अगर उसमें 40 लिखा तो मैं 50 भी कर देता हूँ, हाँ। क्योंकि मुझे लगता है कि नहीं ये रिजल्ट ठीक नहीं आ रहा है मुझे, और थोड़ा, तो मैं स्पीड बढ़ा दूंगा या अपर्चर को दबा दूंगा। तो हाँ। इस हिसाब से मैं तस्वीरें लेता हूँ। मैंने काशी हिंदी विश्वविद्यालय से MA पास किया 1971 में, 1971 की बात है ये। उसके बाद मैं LIC में चला आया, क्योंकि मैं LIC में बाहर था, रॉबर्ट स्टेट में, वहां से मैं बनारस आने के लिए मैंने स्टेट बैंक में अप्लाई किया। स्टेट बैंक में मेरा हो गया तो बनारस चला आया मैं। उसके बाद मैं स्टेट बैंक में काम करता रहा और स्टेट बैंक ने भी मुझे काफी इनकरेज किया, क्योंकि हमारे एक मैगजीन निकलती, आज भी निकलती, कलीग, जो हमारे सेंट्रल ऑफिस बॉम्बे से निकलती है। तो कलीग के कवर पेज में, बैक कवर में मेरी कुछ तस्वीरें आती थी। उसके अलावा उस समय जितनी भी मैगजीन निकलती थी, साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग, इलस्ट्रेटिव ऑफ इंडिया, कादम्बिनी, सरिता,
जो भी मैगजीन, सबों ने मेरी तस्वीरों को छापा। साप्ताहिक हिंदुस्तान में तो काफी बड़े बीच में ग्लो अप देकर के काफी बड़ी बड़ी तस्वीरें छापी। इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया ने भी सेंटर पेज में मेरी तस्वीरें छापी। और उत्तर प्रदेश सरकार की मैगजीन निकलती रही है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के फ्रंट कवर पर, बैक कवर पर, मिडिल कवर पर मेरी तस्वीरें काफी आई बनारस के बारे में। इधर के दिनों में आप देख रहे होंगे कि घाटों पर काफी तस्वीरें बनती है, अलग अलग तरह की तस्वीरें बनती है। पहले तो बहुत फॉरेनर आते रहे, वो स्प्रे करके तस्वीरें बना लेते रहे, लेकिन कभी कभी उनके बैकग्राउंड के साथ में मुझे सब्जेक्ट्स बड़े अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। और मजेदार बात तो ये होती है कि कभी कभी सब्जेक्ट अपने आप ही आपको ऐसा फोटो दे देता है, पोज दे देता है जो आप चाहते रहे, और वो अनिच्छा से नहीं तो इच्छा से देता है। मजेदार बात ये होती है, जैसे आपने किसी साधु के ऊपर अपने कैमरे को फोकस किया, तुरंत उसने अपने चेहरे को पंखे से ढक लिया, हाथ पंखा जो है, तो बड़ी बढ़िया में निकली मुझे तो। उसको तो लगा कि उसने चेहरा ढक लिया, मुझे फोटो अच्छी नहीं मिलेगी, मगर मुझे तो वही चाहिए थी कि चेहरे को उसने हाथ में ऐसे पंखा लगा लिया ताकि उसका आधा चेहरा दिखाई पड़ रहा है, आधा नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये सारी तस्वीरें हैं। जैसे बाजार गया, सब्जी बाजार गया, कैमरा लेके नहीं गया, सब्जियां खरीदनी है, मुझे लगा बड़ी अच्छी लाइट आ रही है, ये सब्जी बेचने वाला है, बेचने वाली बड़े उससे बैठी पीछे तस्वीर बनी हुई है, फटाक से मैं क्लिक कर लेता हूँ। मुझे फ्रेम मिल जाते हैं कई बार इस तरह के। खिड़की में से कोई आदमी ऐसे झांक रहा है, नीचे सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है, एक ग्राहक भी खड़ा है, कंपोजिशन मुझे वही मिल गया फटाक से। तो रोज अभी आप तस्वीर खींच रहे हैं, जी, ये ईश्वर आपको शक्ति दे, लगातार करते रहे और धन्यवाद। बनारस को अपनी नजर से दिखाते रहे। मैं लगातार आपकी तस्वीरें देखता रहता हूँ। अब इस धन्यवाद। चैनल के माध्यम से अपने जी, साथियों को, जो हमसे जुड़े लोग हैं, उनको भी दिखाऊंगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।